ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हो, अगर लगे तो किसी को। हाँ, परंतु विजेता राज करता रहे, यह भाव पराजितों के मन में आए। ऐसा जादू चलाकर उन पर राज करने के साथ ही यथासंभव उनका मन भी जीतने की कार्यवाही करते रहना, हिंदुस्तान जैसे विस्तीर्ण देश पर ब्रिटिशों का शासन चिरकाल तक बनाए रखने का सरल और सस्ता उपाय है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई दंडाशाही के कारण मराठों और सिखों से लड़ते समय जितना ब्रिटिश रक्त 100 वर्ष में भी नहीं बहा, उतना 2 वर्ष के अंदर सन 1857 के क्रांति युद्ध ने बहाया। इसे हमें इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिए। इस दूसरे गुट के अंग्रेज कूटनीतिज्ञों की नीतियों के अनुसार सन 1857 का क्रांति युद्ध समाप्त होने पर भारतीय लोगों का मन जीतने के लिए अंग्रेज शासकों ने अंग्रेजी पढ़ाने आदि के जो उपाय किए, उसकी चर्चा पिछले प्रकरणों में हमने की है। उन उपायों का कुछ परिणाम उनकी नीति के अनुसार हुआ और ब्रिटिश शासन का सहयोग पूरे मन से करने वाला ब्रिटिशनिष्ठ भारतीय वर्ग सभी प्रांतों में उत्पन्न हुआ। सामान्य जनता की क्रांतिकारी चेतना मृतप्राय होकर इधर-उधर शांत देखकर रही थी। यह देखकर अंग्रेज कूटनीतिज्ञों को बहुत शांति मिली थी। उनकी नीति का सुपरिणाम देखकर इंग्लैंड की जनता और शासक वर्ग में इस पक्ष की नीतिज्ञों का महत्व भी बढ़ गया था। फिर भी इस पक्ष को हिंदुस्तान के संबंध में निश्चिंतता कभी भी नहीं लगी थी। ऊपरी शांति पर उनका विश्वास नहीं था। कहीं खट की ध्वनि होते ही इस पक्ष के कान खड़े हो जाते। वह देखने लगते और कहता कि क्या सन 1857 के 1 वर्ष पूर्व भी ऐसी ही शांति इस देश में नहीं थी? हम लोग सभी और सब ठीक है की रिपोर्ट ही तो भेजा करते थे। इस पक्ष में सन 1857 की आग में झुलसे बड़े-बड़े सैनिक और नागर अंग्रेज अधिकारी थे। धीरे-धीरे इस पक्ष का नेतृत्व जिन श्रीयुत एओ ह्यूम के पास जाने वाला था, उन्हीं की एक कथा उदाहरणार्थ प्रस्तुत है। ह्यूम की कुल कथा। सन 1857 में 10 मई को मेरठ संयुक्त प्रांत के क्रांतिकारी सैनिकों ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। वहां के अंग्रेज अधिकारियों को काट डाला और 1 सप्ताह के अंदर दिल्ली पर चढ़ाई कर भारतीय सेना की सहायता से वहां के ब्रिटिश अधिकारियों को तलवार से मौत के घाट उतारकर और दिल्ली जीतकर हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की खुली घोषणा कर दी। उसके बाद पूर्व संकेतानुसार एक के बाद एक दूसरे नगरों में विद्रोह होने लगे। ऐसे समय श्रीयुत ह्यूम इटावा के मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर थे। उन्होंने विद्रोह का समाचार सुनकर अपने परम विश्वसनीय तथा राजनिष्ठ भारतीय सैनिकों को चुनकर एक संरक्षक टुकड़ी बनाई और असिस्टेंट मजिस्ट्रेट डैनियल को वह टुकड़ी सौंपकर इटावा नगर के सारे रास्ते रोक रखने को कहा। इस व्यवस्था के बाद भी कुछ क्रांतिकारी सैनिक नगर में घुसकर एक मंदिर में ठहरे हुए थे। पहले के अनुभवों के आधार पर ह्यूम साहब ने सोचा कि मैं आगे आऊंगा तो नगर के अपने राजनिष्ठ भारतीय प्रजाजन मेरी सहायता करने आगे आ जाएंगे। इसी विश्वास से कुछ सैनिकों को लेकर ह्यूम डैनियल के साथ उस मंदिर पर आक्रमण करने पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके पीछे सहायता के लिए आने वाले राजनिष्ठ प्रजाजन मंदिर को घेर कर खड़े हैं
और उस मंदिर में बैठे क्रांतिकारियों की जय जयकार कर रहे हैं। उनको भोजन पानी पहुंचाने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। ह्यूम ने सोचा, कोई बात नहीं, अपने साथ चुने हुए विश्वसनीय सेना के जवान है ही। उस टुकड़ी को मंदिर पर हमला करने का कड़ा आदेश देकर डैनियल मंदिर की ओर बढ़ा, परंतु उसके पीछे कौन गया? केवल एक भारतीय सैनिक। और मंदिर के क्रांतिकारियों की टुकड़ी से गोलीबारी आरंभ कर दी। क्षण भर में ही दोनों वही ढेर हो गए। यह दृश्य देखते ही ह्यूम साहब ने आज्ञा भंग करने वाले भारतीय राजनिष्ठ सैनिकों को लताड़ना भूलकर पलटकर जो भागना आरंभ किया तो अपनी छावनी के तंबू में घुस जाने तक भागते ही रहे। एक दो दिन में ही समाचार फैला कि पड़ोस के मैनपुरी और अलीगढ़ नगरों में भी विद्रोह करके नागरिकों ने ब्रिटिश सत्ता के मुक्ति पा ली है और ब्रिटिश लोगों की हालत खराब है। इसी समाचार के साथ इटावा में विद्रोह की खुली घोषणा हो गई। 22 मई को ब्रिटिशों की भारतीय सेना एक हाथ में पलीता और दूसरे हाथ में कृपाण लिए ब्रिटिश छावनी पर टूट पड़े। उन्होंने कोषागार लूटे, बंदीगृह खोल दिए और अंग्रेज सैनिक, अधिकारी, पादरी, व्यापारी, औरतों, बच्चों, सारे गोरों को चेतावनी दी कि यदि वे तत्काल इटावा छोड़कर चले नहीं गए तो उनका कत्ल कर दिया जाएगा। इस भीषण अंतिम आदेश को सुनकर अंग्रेज भय से कांपने लगे। अपने बाल बच्चे लेकर या उन्हें छोड़कर सब भागने लगे, परंतु किस रास्ते जाए और कहाँ जाए? रास्ते में गोरा मिलते ही मारो फिरंगी को की आवाज उठती, मारकाट होती। भागने वाले गोरों में भी सबसे कठिन समस्या वहां के कलेक्टर मजिस्ट्रेट ह्यूम की थी। उन्हें सब पहचानते थे। अंग्रेजी राज का वही मुख्य अधिकारी था, परतंत्रता का प्रमुख प्रतीक था, इसलिए सबका क्रोध उस पर था। फिर भी 4-5 भारतीय सैनिकों को उस पर दया आ गई। उन्होंने साहब को दूर भगा देते हैं कहकर उन्हें क्रांतिकारियों के कब्जे से ले लिया। पर साहब का रंग गोरा था और गोरे रंग के दिन पूरे हो चुके थे। जीवित रहने के लिए रंग चाहिए था काला। वह कठिन था। काला रंग लगाकर भागते गोरे इसलिए पकड़े जाते कि कहीं बदन पर से काला रंग भाग में छूट जाता तो गोरा तुरंत पहचाना जाता और उसकी या तो दुर्गति होती या वो मारा जाता। अतः ह्यूम साहब के लिए दोहरी सावधानी जरूरी थी। उन्होंने मुंह पर काला रंग लगाया, फिर साड़ी पहनी और उस पर बुर्का ओढ़ा। तब वे सैनिक उन्हें बचाने के लिए तैयार हुए और राजमान्य राजेश्री ह्यूम बाई को इस प्रकार गुपचुप बाहर निकालकर बहुत दूर छोड़ आए। प्राण हथेली पर लिए घूमते साहब को एक अंग्रेज सैनिक टुकड़ी मिली और वे बच गए। अपने प्राणों पर बन आई इस घटना का जो डर ह्यूम साहब के मन में बैठा, वह जीवन भर उनको बेचैन किए रहा और इसका चिरंतन परिणाम उनकी राजनीति पर भी पड़ा। सन 1857 जैसे सशस्त्र क्रांति का संकट अंग्रेज सत्ता को फिर से न झेलना पड़े, इसके लिए क्यों उपाय किया जाए, यह चिंता उन्हें हमेशा सताती रही। हिंदुस्तान की जनता की शांति दिखावटी होती है। इस विशाल देश की कोटि-कोटि जनता के भीतर कब किस कारण कोई क्रांति की चिंगारी भड़क जाए, इसका कोई नियम नहीं। यह उनका अनुभव सिद्ध पक्का विचार हो गया था और सब ठीक है कहने वाले ब्रिटिश अधिकारियों की ढोल की पोल का वे इसलिए हमेशा विरोध करते थे।
कौवा बैठे और डाली टूटे वाली कहावत पंजाब में उसी समय चरितार्थ हुई। जिस पंजाब प्रांत के बारे में सारे ब्रिटिश अधिकारी सब ठीक है कहते थे, वही ह्यूम जैसे विचारों के अधिकारियों को जो डर सताता था वह सच हो गया और सन 1872 में ऊपर से शांत दिखाई देती जनता के मन में एक सशस्त्र क्रांति की चिंगारी भड़क उठी। प्रकरण 7वां, कूका विद्रोह। आज तक के ज्ञात इतिहास से विदित होता है कि अंग्रेज राक्षस विरुद्ध सन 1857 के बाद प्रथम महत्वपूर्ण सशस्त्र क्रांतिकारी संघर्ष कूका पंथ का ही था। यहाँ इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए स्थान नहीं है, उसका अवश्य सारांश देना ही पर्याप्त है। सन 1824 में जन्म पंडित राम सिंह कूका ने अपनी तरुणाई में महाराजा रणजीत सिंह की सेना में एक सैनिक के रूप में नौकरी की थी। उस स्वधर्मीय शासन का विध्वंस अंग्रेजों ने किया। इसका इतना दुख कूका को हुआ कि वे अन्यों की भांति अंग्रेजी सेना में भर्ती नहीं हुए। वे अपने गांव भैणी आकर धर्मोपदेश करने लगे। शीघ्र ही उनकी ख्याति एक साधु के रूप में फैल गई और उनको गुरु मानने वालों का एक पंथ बन गया। उस पंथ का नाम नामधारी पंथ पड़ गया। उनके उपदेशों में गोवध निषेध की काफी प्रधानता थी। वे कहते कि एक मिनट, स्क्रीन चली गई। हाँ आई। कसाई के हाथों कटती गाय को अपने प्राण देकर भी बचाना तुम्हारा धार्मिक कर्तव्य है। शिष्यों को यह उपदेश वे आग्रह पूर्वक देते थे। ऐसा कहते हैं कि साधु रामदास नामक कोई मराठी साधु उन्हें मिले। उन्होंने गुरु राम सिंह को ऐसा परामर्श दिया कि गोवध निषेध आदि जिस धर्ममत को वे प्रतिपादन करते रहते हैं वह स्वधर्म कार्य स्वराज स्थापना के बिना नहीं हो सकता। वह परामर्श मन में बैठ जाने के कारण गुरु राम सिंह ने अपने धार्मिक पंथ को अति सावधानी से राजनीतिक रूप देने का उपक्रम किया। पहले उन्होंने अंग्रेजी शासन के केवल निशस्त्र असहयोग करने का आदेश दिया और अंग्रेजी न्यायालयों, रेलगाड़ियों और अंग्रेजी शिक्षा देने वाली संस्थाओं का बहिष्कार आरंभ करवाया। उन्होंने अपने नामधारी का कूका पंथ का एक स्वतंत्र डाक विभाग चालू किया। उनके इस आंदोलन के कारण पंजाब के अंग्रेजी शासक वर्ग ने सन 1864-65 में उन पर कुछ कड़े बंधन लगाए। परिणामतः प्रकट आंदोलन रोके जाने से यथानियम उसका रूपांतर गुप्त आंदोलन में हो गया। गुरु राम सिंह ने पंजाब प्रांत के 12 मंडल जिले मानकर प्रत्येक पर एक एक गुप्त मंडलाधीश कलेक्टर नियुक्त किया। सेना में भी उन्होंने धर्म की आड़ में राजनीतिक प्रचार चालू किया। इस बीच सन 1869 में उनसे कुछ नामधारी कूका शिष्यों की टक्कर गायों की काटने के लिए ले जा रहे मुसलमान कसाईयों से हो गई। उनसे झगड़ा होने पर कूकाओं ने उन्हें मार डाला और गायें मुक्त करवा दी। अंग्रेजी शासक ने उन कूकाओं की धरपकड़ के लिए इधर-उधर दौड़ भाग और मारपीट चालू करवाई। अपने पंथ पर आ गए इस संकट को टालने के लिए राम सिंह कूका ने स्वतः ही
उन शिष्यों को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया और सरकार को सूचित किया कि इस घटना का कोई संबंध पंथ से नहीं है। सरकार ने समर्पित शिष्यों को फांसी दे दी। यह प्रकरण समाप्त होते-होते जनवरी 1872 में कुछ मुसलमानों ने एक नामधारी कुका को पकड़ा, मारा-पीटा, उसके सामने एक गाय काटी और उसकी रक्त से उस कुका को सिर से पैर तक पोता। गुरु राम सिंह ने के दरबार में उस शिष्य ने जब यह कथा कही तब सैकड़ों कूके क्रोध और संताप से भड़क गए। उन्होंने धर्मशत्रु से तत्काल प्रतिशोध लेने की शपथ ली। गुरु राम सिंह उन्हें ठहरो ठहरो कहते रहे, परंतु वे सब शस्त्र प्राप्त करने के लिए मालेर कोटला नामक मुसलमानी रियासत की ओर चल पड़े। मलौत की कील जीतकर वहां से शस्त्र प्राप्त करके वे सब मालेर कोटला नगर पर टूट पड़े। मालेर कोटला की सहायता अंग्रेजों को करनी ही थी। उन्होंने मेजर कारेन क्यूरेन की टुकड़ी भेजी। नामधारी कुका अत्यंत वीरता से लड़े। उनमें से बहुत तो रणक्षेत्र में मारे गए। जो जीवित पकड़े गए उन 60-70 नामधारियों को बड़ी ही निर्ममता से नगर चौक पर तोपों के मुंह से बांधा गया। तोपें दागी गई और उनकी काया के चिथड़े ऊंचे उड़कर चारों ओर बिखर गए। वे धर्मवीर हिंदू जब तोपों के मुंह से बांधे जा रहे थे तब भी अपने गुरु राम सिंह की अखंड जय जयकार कर रहे थे। गुरु राम सिंह ने अपने शिष्यों द्वारा मालेर कोटला पर हमला बोलते ही तुरंत अंग्रेजी सरकार को लिख भेजा कि मेरा आदेश न मानने वाले और विद्रोह करने वाले इन लोगों से मैंने गुरु शिष्य का नाता तोड़ डाला है। परंतु अंग्रेज ऐसी स्वीकारोक्ति को तो मानने वाले था नहीं। उसने उन्हें अचानक पकड़ा और किसी तरह की न्यायिक प्रक्रिया न कर सन 1818 के रेगुलेशन के अधीन सीमा पार ब्रह्मदेश भेज दिया। स्वराज की प्राप्ति के लिए अपने प्राण संकट में डालने वाले उस महान गुरु का अंत निर्वासन के बाद उसी कैद में सन 1800 क्या कहते हैं उसको 85 को 85 में हो गया। उनका नामधारी पंथ अभी भी जीवित है, परंतु केवल एक पंथ के रूप में। गुरु राम सिंह कुका के सशस्त्र विद्रोह का या नामधारी धर्मवीरों के बलिदान का कोई उल्लेखनीय प्रभाव उस समय पंजाब की जनता पर नहीं पड़ा। अंग्रेजी सेना के सिख सैनिकों या बाहर के सिख समाज पर की सिख समाज की कोई सहानुभूति कुका पंथ से नहीं थी। इसके विपरीत 10वें गुरु गोविंद सिंह के बाद किसी व्यक्ति को गुरु न माना जाए। सिखों के इस धर्ममत के विरुद्ध राम सिंह कुका को उनका पंथ गुरु मानता था और वे भी स्वयं को गुरु मानते थे। इस कारण भी उन पर और उनके नामधारी पंथ पर सिख समाज का रोष था। इस संकुचित दृष्टि के कारण सिखों में नामधारियों के आत्म बलिदान से कोई लगाव नहीं उपजा। मुसलमान तो कुका पंथ के जन्मजात दुश्मन ही थे ही। अंग्रेजों के द्वारा कुकाओं का सत्यानाश किया जाना मुसलमानों को इसलिए अच्छा लगा, वे तो इसे अंग्रेजों का उपकार
ही मानने लगे। अंग्रेजी पढ़े लिखे हिंदू वर्ग की स्थिति क्या थी, यह पूर्व में वर्णित है ही। सारांश यह कि यह सशस्त्र विद्रोह से पंजाब में नई चेतना का किंचित भी संचार न हुआ। मानो किसी चट्टान पर चिंगारी भर आ पड़ी हो, चिंगारी स्वयं ही बुझ गई, चट्टान का पत्थर पत्थर ही बना रहा। पंजाब के बाहर भी इस क्रांतिकारी विद्रोह का कोई सार्वजनिक हल्ला गुल्ला उस समय नहीं हुआ। धर्मवीर गुरु राम सिंह निर्वासित रहते हुए ब्रह्म देश में ही मर गए, यह हिंदू जाति के 10-5 समाचार पत्रों में कदाचित आया हो, न आया हो। फिर उस घटना पर अग्रलेख या गौरव प्रकाशन किए जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। स्वदेश और स्वधर्म के उद्धार हेतु उस महान व्यक्ति के अलावा रणक्षेत्र में लड़े मरे या तोपों से उड़ाए गए इनके जिन शत्रु अनुयायियों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ाई, उनसे लिए इस देश में उनके देश बंधुओं और धर्म बंधुओं ने सार्वजनिक कृतज्ञता का एक आंसू भी नहीं बहाया। इसके नामधारी पंथ के भावुक शिष्यों में एक ऐसी ममतामयी श्रद्धा आज भी अस्तित्व में है कि गुरु राम सिंह की मृत्यु का समाचार असत्य है और अंग्रेजों ने केवल दुष्ट बुद्धि से वह समाचार फैलाया है। वास्तव में हमारा गुरु अभी भी जीवित है। राम सिंह कूका की वीरगाथा को प्रकाश में लाने का पहला अवसर मुझे मिला। इंग्लैंड जाने के बाद सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखने के उद्देश्य से जब मैं इस समय की अंग्रेजी पुस्तकों आदि के कुछ मिला को पढ़ने लगा, तब 2-3 पुराने लेखों में कूका या नामधारी पंथ के सशस्त्र विद्रोह के बिखरे हुए उल्लेख मुझे दिखे। उन्हें एकत्र करके मैंने राम सिंह के आंदोलन की सारणा बनाई। इंडिया हाउस में प्रति सप्ताह फ्री इंडिया सोसाइटी की ओर से मेरे जो व्याख्यान होते थे, उनमें से एक व्याख्यान में मैंने गुरु राम सिंह और उनके द्वारा सन 1857 के बाद अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध की गई विद्रोह का इतिहास बनाई हुई उस सारणी के आधार पर बताया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार गुरु राम सिंह के चरित्र पर पहला सार्वजनिक व्याख्यान मेरे द्वारा इंग्लैंड में दिया गया। उन नामधारी धर्मवीरों को हमने उस सभा में जो सार्वजनिक कृतज्ञता के पुष्प अर्पित किए, वही पुष्पांजलि पहली श्रद्धांजलि थी। तब से मुझे जब जब अवसर मिले, मैंने संभाषणों, व्याख्यानों और लेखों में गुरु राम सिंह कूका के चरित्र की जानकारी सार्वजनिक रूप से दी। इसी कारण आज हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों का अभिमान रखने वालों द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक साहित्य में धर्मवीर और देशवीर कूकाओं के आत्मयज्ञ का कृतज्ञतापूर्ण उल्लेख थोड़ा बहुत आ गया है। अंग्रेजी सरकार के अंतस्थ वृत्त में कूका विद्रोह के कारण बहुत कुछ हलचल पैदा हुई। दंडाशाही के सब कुछ ठीक है वाले जो अधिकारी थे, उनको मी ह्यूम के कुटिल और कूटनीति के पक्ष वालों से सुनाना चालू किया। देखो हिंदुस्तान जनता की दिखावटी शांति कैसे होती है, उसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। सौभाग्य से कूकाओं का पहला झगड़ा धार्मिक कारणों से
मुसलमानों से ही हुआ। इससे उनकी योजना फूट गई और मुसलमानों की सहानुभूति भी अंग्रेजों के से को मिल गई। अन्यथा सन 1857 के संकट की छोटी पुनरावृत्ति देखने को मिलती या नहीं, यह अतीत के गर्त में समा गया। फिर भी अंग्रेज कूटनीतिज्ञों का, अंग्रेजी शिक्षितों का, या जिन्हें वे अंग्रेजियत के प्रभाव वाले कहते थे, पर विश्वास बना रहा, क्योंकि कुका सशस्त्र संघर्ष में सम्मिलित अधिकतर लोग अशिक्षित थे। उल्टे उस अंग्रेजी शिक्षित वर्ग को ही घेरकर और संगठित कर उनके द्वारा सामान्य जनता में ब्रिटिश राजनिष्ठा का प्रचार कराने की योजना बनाई जा रही थी। पर अंग्रेजी शिक्षित भारतीय वर्ग पर जो विश्वास अंग्रेजों का था, उसे भी 2-3 वर्षों में ही एक बलवत्तर झटका लगा। चर्चा करनी है क्या? पहले तो विश्राम। किन्होंने? अच्छा, उसने भी टारगेट किया था क्या? हाँ, मैं पढ़ चुका हूँ, तो चर्चा तक मैं पहुँच जाऊँगा घर। हाँ, अभी पढ़ा, मतलब आज ही आपने भेजा ना पीडीएफ कल, तो आज ही पढ़ा, मैं सुबह से वही पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली दूसरा पढ़ना चाहिए था, फिर मतलब सरप्राइज रह जाते हैं ना। 10 खंड है ना आपने शेयर किए। हाँ, ठीक है, मैं देखता हूँ मतलब। हाँ, चर्चा तक तो पहुँच जाऊँगा मैं घर पर।